नमस्कार दोस्तों। आज से यहाँ पर हम लोग एक सेगमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। भारत का भूगोल इम्पोर्टेंट है। भारत के भूगोल से प्रश्न भी अच्छी मात्रा में आते हैं, इस दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। और हम भारत के निवासी हैं तो भारत के बारे में तो वैसे भी जानकारी हमको होनी ही चाहिए। पूरी ज्योग्राफी भारत का जो है भूगोल, उसको हम मैप के थ्रू करेंगे। जहाँ तक पॉसिबल होगा मैप का यूज करेंगे। जहाँ पर सिद्धांत आएगा, जहाँ पे मानसून के बारे में बात करेंगे या कोई चीज़ ऐसी हमको डिस्कस करनी होगी जहाँ पे मैप की ज़रूरत रहेगी लेकिन कॉन्सेप्ट देखना है, तो वहाँ पर थोड़ी देर के लिए हम मैप भले छोड़ें, नहीं तो पूरे भूगोल में हम मैप को साथ में लेके चलेंगे। विश्व के भूगोल जो है उसमें कॉन्सेप्ट ज़्यादा होता है। कॉन्सेप्ट उसमें भी मैप का हमने उपयोग किया, लेकिन उसमें कॉन्सेप्ट सिद्धांत उसमें पढ़ना होता है। कुछ चीज़ें हैं जो वितरण वगैरह, जैसे हमको नदियाँ देखनी है, पर्वत पठार देखना है। भारत के भूगोल में एरिया हमारा छोटा हो गया है, जो भी पढ़ना है वो भारत के बारे में पढ़ना है। भारत हमारा देश है। भारत का थोड़ा सा इतिहास देखें तो भारत शुरू में जम्बू द्वीप एक हुआ करता था। जम्बू द्वीप का ये दक्षिणी भाग था, साउथ एरिया था जम्बू द्वीप। और जम्बू द्वीप में जो साउथ पार्ट था, सदर्न पार्ट था, तो सदर्न पार्ट में भारत हुआ करता था। ये भी प्रश्न पूछा जाता है आपसे, भूगोल में इतिहास है ये। और कई बार इसका नाम परिवर्तित हुआ, कई नामों की जानकारी मिलती है कि भारत का नाम लगातार परिवर्तित होता रहा है। और उपमहाद्वीप के रूप में हम इसको जानते हैं, तो उपमहाद्वीप के रूप में इसको भारतवर्ष के नाम से जानते हैं। अगर हम अपने वेदों का, उपनिषदों का अध्ययन करें तो खास करके वेदों में जो ऋग्वैदिक काल की हम बात करें तो भारत का नाम कैसे पड़ा, ये वहाँ से जानकारी मिलती है। तो वहाँ पर एक जानकारी ये मिलती है कि जन भरत हुआ करता था। ऋग्वैदिक काल का एक प्रमुख जन हुआ करता था, एक कबीला हुआ करता था भरत का, तो उन्हीं के नाम पर ये नाम भारत पड़ा। पुराणों में भी इसकी जानकारी हमको मिल जाती है। एक कथा है दुष्यंत और शकुंतला की, तो दुष्यंत और शकुंतला का एक पुत्र होता है भरत, उसका उल्लेख मिलता है। तो वहाँ से भी माना जाता है कि भारत नाम ये पड़ा। और इस भूभाग का नाम भारतवर्ष या भारत जो पड़ा, इसके पीछे ये कहानियाँ हैं। और इसके साथ में इसको आर्यावर्त भी कहा जाता है। आर्यावर्त कहने का केवल मतलब ये है कि यहाँ पे आर्य की भूमि थी, ये आर्यों का निवास स्थल था, इस कारण से इसको आर्यावर्त कहते हैं। तो चाहे भारतवर्ष कहें, भारत कहें, आर्यावर्त कहें, कुछ भी कह डालें, लेकिन अंत में है ये भारत ही, है ना, ये भारत ही है। ठीक है। हिंदुस्तान के नाम से भी इसको जाना गया, हिंदुस्तान के नाम से भी इसको संबोधित किया गया, इंडिया के नाम से इसको जाना गया, है ना। यूनानी शब्द एक है इंडोई, इंडोई से इंडिया बना है। यूनानी शब्द जो है वो है इंडोई, इंडोई, और इंडोई से ही ये बना इंडिया। ठीक है। तो इंडिया और भारत ये एक ही चीज़। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है कि ये जो भारतवर्ष है, भारतवर्ष को कई नामों से जाना जाता है, बहुत सारे इसके नाम हैं। अब उनमें से कौन सा नाम आपको पसंद है वो आप बोल सकते हैं, लेकिन हम भारतवासी हैं तो हम भारत का नाम भारत ही लें तो ज़्यादा सही है। अब एक एक करके, जैसे मैप आपके सामने है, तो सबसे पहले जैसे हम किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले उसका परिचय होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसका परिचय होता है। और परिचय में सबसे पहले क्या होता है कि आप कौन हैं, आपका नाम क्या है। तो नाम वाला तो हमने देख लिया। अब हमको देखना है कि भारत की स्थिति क्या है, कहाँ के रहने वाले हैं, भारत की स्थिति क्या है। भारत के मैप के बारे में थोड़ा सा अगर हम देखें तो स्टेट्स के बारे में आप लगभग जानते हैं, लेकिन अगर आपको भारत का भूगोल सही से समझना है तो केवल जानने भर से काम नहीं चलेगा। जानने भर से केवल काम नहीं चलेगा, आपको थोड़ा सा जानने से ऊपर बढ़ना पड़ेगा और आगे जानना पड़ेगा। और जानने से आगे जाने का मतलब है कि थोड़ा सा आपको काम ऐसा करना पड़ेगा कि आपको ये रट जाए, आपको चीज़ें जो हैं ये रट जाए। कोई स्टेट आपसे पूछा जाए तो आपके दिमाग में उसके आसपास की छवि आ जाए। अब भारत की जहाँ तक बात है तो भारत की स्थिति क्या है, सबसे पहले हम ये देखें, ये भी इम्पॉर्टेंट है। बाकी हम अभी बात करेंगे कि सीमावर्ती देश कौन से हैं, क्या हैं,
वो बात करेंगे। विश्व के मैप में ही ये बात हम करने जा रहे हैं। भारत के बारे में अगर आप देखेंगे स्थिति के बारे में, तो भारत के पश्चिम में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान आपको मिलेगा। अफ़गानिस्तान की सीमा ये बहुत छोटी सी मिलती है, लेकिन मिलती है इसलिए इम्पॉर्टेंट है। इधर आप देखेंगे तो ये पूरी पाकिस्तान से ये बॉर्डर मिल रहा है। यहाँ पर ये अरेबियन सी है और इधर आप आएंगे तो बे ऑफ बंगाल है। क्लियर? इतना तो आपको ये बिल्कुल पता है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। इधर ये पूरा हिस्सा देखिए, ये चाइना का बॉर्डर है, ये पूरा हिस्सा। यहाँ पर ये नेपाल स्थित है, लग रहा है भारत का ही भाग है, ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ये भारत का ही भाग है, ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या लगता है? कल्चर भी यहाँ का पहले बहुत कुछ अपनी तरह था, संबंध भी हमारे बहुत अच्छे ही रहते हैं। चाइना का जब तक हस्तक्षेप नहीं होता है हम ठीक ही रहते हैं। इधर यहाँ पर आपको भूटान मिलेगा और यहाँ पर आप आएंगे तो भारत से ही अलग हुआ ये बांग्लादेश आपको मिल जाएगा। और इधर का एरिया आपको ये म्यांमार ये पूरा क्षेत्र ये म्यांमार का है, म्यांमार मिल जाएगा। ये सीमावर्ती राज्य है, सीमावर्ती जो राज्य बोले तो ये सीमावर्ती देश है। राज्य शब्द यूज किया जाता है, लेकिन वो पॉलिटिकल साइंस में यूज करते हैं या पॉलिटी में, यहाँ पर हम उसको देश कहें तो ज़्यादा सही है। तो जो कंट्री जिनसे सीमा मिलती है, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार, ये कंट्री हो गए। श्रीलंका से डायरेक्टली ऐसे सीमा नहीं मिलती है, आगे हम डिटेल में बात करेंगे। ऐसे काउंटिंग करें तो अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान 2, और इधर आप आएंगे चीन, ये 3 हो गया, नेपाल 4 हो गया, भूटान 5 हो गया, बांग्लादेश 6 हो गया और ये 7, म्यांमार 7। इनसे सीमा इसकी मिलती है। इसके पहले भी अभी हमको बहुत कुछ देखना है। भारत के बारे में बात करें तो किस गोलार्ध में स्थित है ये भी हमको देखना है। जब आप गोलार्ध की बात करते हैं तो एक ग्लोब आपके दिमाग में होना चाहिए। देखिए, पढ़िए तो साइंटिफिक सही से पढ़ लीजिए और नहीं तो सब छोड़ दीजिए, तब पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। भारत की स्थिति जो है वो आप ऐसे देखिए। आप अगर ग्लोब की बात करें, ये देखिए, ये आपका ग्लोब है और इस ग्लोब में अगर आप विषुवत रेखा ये खींच दे रहे हैं तो भारत की स्थिति कहाँ है ये आपको देखना है। ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है जिसको विषुवत रेखा कहते हैं, और ये 0 डिग्री देशांतर है, 0 डिग्री देशांतर रेखा। यहाँ पर भारत की स्थिति आप देखेंगे तो भारत आपको कहीं यहाँ पर नज़र आएगा, यहाँ पर भारत नज़र आएगा। बात समझ में आ गई? यहाँ पर भारत आपको नज़र आएगा। बना के इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको चीज़ें थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर हो जाए। मैंने जब इसका बेसिक पढ़ाया था, बताया था आपको, तो मैंने कहा था कि जो विषुवत रेखा है ये पूरे ग्लोब को, ये पूरे पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में डिवाइड करती है। तो ये नॉर्थ और ये साउथ है, ठीक है, दोनों में, चाहे इसको दोनों को नॉर्थ कहेंगे, दोनों को साउथ। इधर देखेंगे तो देशांतर जो रेखा है वो ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड करती है। ये पूरा ईस्ट हो गया, ये पूरा वेस्ट हो गया। भारत की स्थिति आप देखेंगे तो इधर ये नॉर्थ और इधर ये ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पर स्थिति आप देखिए तो ये नॉर्थ ईस्ट में हो जाएगी। अगर एक गोलार्ध आप देखेंगे तो पूर्वी गोलार्ध में एक देखेंगे तो पूर्वी गोलार्ध और अक्षांश इसका क्या हो जाएगा? उत्तरी अक्षांश में। विषुवत रेखा के उत्तर में उत्तरी अक्षांश, दक्षिण में दक्षिणी अक्षांश। तो नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पोजीशन है। तो जब यहाँ पर हम बात करेंगे तो जब इसके डिग्री मिनट की बात करते हैं, कई बार लोगों को नहीं समझ में आता है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश जब कहा जाता है तो क्या इसका मतलब होता है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। देखिए, मैं इसको समझा रहा हूँ। ये 0 डिग्री विषुवत रेखा है, इससे जैसे से उत्तर आप बढ़ते हैं यहाँ तक आएंगे तो ये 90 डिग्री तक आप आते हैं। इससे केवल आप बढ़िए 8 डिग्री 4 मिनट, यानी कि यहाँ जो भारत की स्थिति है ये हो गया 8 डिग्री 4 मिनट। बात समझ में आ गई? और कहाँ तक विस्तार है? तो ये जो विस्तार है भारत का, इसको थोड़ा सा बनाने की कोशिश करते हैं। इस बोर्ड पे बनाने में थोड़ी सी मुझे दिक्कत होती है, व्हाइट बोर्ड पे मैं ज़्यादा अच्छा बनाता हूँ। तो 8 डिग्री 4 मिनट से यहाँ से आपने शुरू किया और जो 37 डिग्री 6 मिनट है वो यहाँ तक है। ये मान लीजिए कि यहाँ तक जो है वो 37 डिग्री 6 मिनट है। ये आपका विस्तार हो गया पूर्वी गोलार्ध में, उत्तरी अक्षांश हो गया।
लेकिन अभी देशांतर बाकी है, तो देशांतर को हम कैसे करेंगे, देशांतर को कैसे करेंगे। अब देशांतर की बात समझिए, देशांतर को, ये 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री देशांतर है, ये 0 डिग्री देशांतर है। इससे जब हम इधर बढ़ते हैं तो भारत का जो मानक समय है, मैंने आपको बताया था 82.5 डिग्री है, लेकिन भारत का जो मानक समय है वो कहाँ है, नैनी इलाहाबाद में। आगे सब ये डिटेल में बात होंगी, यहाँ पे केवल मैं हिंट दे रहा हूँ। भारत की जो स्थिति शुरू होती है, गुजरात का एरिया जो शुरू होता है भारत का, वो वास्तव में ये हिस्से की बात हो रही है, तो ये 68 डिग्री 7 मिनट से शुरू होता है और यहाँ तक पहुँचते हैं। देशांतर ही नाप रहे हैं ना, तो पूर्वी गोलार्ध में ही हम दाहिने ऐसे बढ़ रहे हैं, राइट साइड में बढ़ रहे हैं, ईस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, तो यहाँ तक जब हम पहुँचते हैं तो ये 97 डिग्री 25 मिनट हो जाता है। तो भारत की स्थिति जब हम कहते हैं कि पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री क्या 97 डिग्री 25 मिनट देशांतर, उत्तरी अक्षांश ये हो गया और ये पूर्वी देशांतर इसके बीच में स्थित है, तो ये बात हम बोलते हैं। बात समझ में आ गई? बात अगर समझ में आ गई तो अच्छी बात है, नहीं आई है तो इसको 1-2 बार आप रिवाइज करके देखिए, आपको आ जाएगी, है ना। देखिए अब यहां पर देखिए, ये वाला मैप हम लेते हैं, ये वाला मैप, और इस मैप को हम कोशिश करते हैं, ये बात हमने की थी ना, चलिए इसको हटा ही देते हैं। ये वाला मैप देखिए, इसमें यही विस्तार दिखाया गया है। 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, यहां आप देखेंगे 37 डिग्री 6 मिनट यहां है, और इसको थोड़ा सा हम बढ़ाते हैं 8 डिग्री 4 मिनट, यानी कि जो ये वाला विस्तार है, ये वाला विस्तार उत्तर से दक्षिण, ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, पूर्वी ही रहेगा, उत्तरी ही रहेगा। कारण उसका समझ में आपको आ गया, क्योंकि ये जो चीज़ है, ये जो स्थित है, वो कहाँ स्थित है, वो स्थिति के बारे में मैंने आपको बताया कि इसकी जो स्थिति है वो यहाँ पर है। ये वाला एरिया है, यहाँ पर इसकी स्थिति है ये, और यहाँ स्थिति है, तो इसमें उत्तर ही होगा, पूरब ही होगा, और कुछ नहीं हो सकता। कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। भारत का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है, इसकी बात करें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। 32,87,000, कभी कभी 32.8 लाख ही ऐसा करके पूछ लिया जाता है, लेकिन आप पूरा पढ़ लीजिए क्योंकि भारत का है, तो वर्ग किलोमीटर यानी किलोमीटर स्क्वायर, ये इसका क्षेत्रफल है। ये क्षेत्रफल का मतलब क्या है, ये जो पूरा है भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल, इसको अगर आप निकालेंगे पूरा तो ये इतना आएगा। और ये पूरे विश्व का अगर देखा जाए तो ये वाला जो क्षेत्रफल है, पूरे विश्व में अगर आप देखेंगे तो पूरा विश्व का जितना एरिया है उसका 2.43% है। फैक्ट है, सिंपल सा, परसेंट पे ही निकालेंगे। यार अगर विश्व का क्षेत्रफल 100 यूनिट है तो उनमें से 2.43 यूनिट ये भारत का क्षेत्रफल हो जाएगा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान देखें तो इतने एरिया के साथ 7वां स्थान आता है, यानी कि 6 जो कंट्री हैं वो इसके पहले आते हैं। अब ये 6 कंट्री कौन कौन से हैं जो इसके पहले आते हैं, उनकी बात अगर हम करें तो वो 6 कंट्री कौन कौन से हैं इसको देख लेते हैं। इसमें पहला जो कंट्री है जिसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है, वो कंट्री कौन सा है, वो कंट्री आपका हो जाएगा रूस। तो सबसे पहले हम यहाँ पर रूस को लिखें, रूस के बाद में जो दूसरा स्थान है वो है कनाडा का। रूस के बाद में दूसरा स्थान किसका है, कनाडा का। फिर चीन है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, फिर चीन आपका हो जाएगा, फिर यूएसए हो जाएगा, उसके बाद में ब्राज़ील हो जाएगा। कितने हो गए,
रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राज़ील, और ब्राज़ील के बाद में आपका आएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया देखिए एक महाद्वीप भी है और देश भी है ये। और इन सब के बाद ये जब 6 कंट्री हो जाएंगे, इसके बाद में 7वें नंबर पर एरिया वाइज आता है आपका भारत, हमारा अपना भारत। तो भारत की ये 7वीं पोजीशन है। यहाँ से भी प्रश्न इसीलिए पूछे जाते हैं क्योंकि भारत इन 6 के बाद में आता है। लेकिन जब जनसंख्या के मामले में देखेंगे, ये तो हो गया क्षेत्रफल, ये एरिया वाइज हो गया। लेकिन जब जनसंख्या के मामले में हम देखेंगे, पॉपुलेशन के मामले में, तो पॉपुलेशन में भारत 2nd स्थान पर आ जाता है क्योंकि प्रथम स्थान पर चाइना है और चाइना के बाद में दूसरा जो स्थान है वो इंडिया का ही है। तो दूसरा स्थान, और निरंतर प्रयासरत है कि हम जल्दी से इसको पार कर जाएं। एरिया में आप देखेंगे तो 2.43%, ये याद रखिएगा। लेकिन जब आप पॉपुलेशन में देखेंगे तो सीधा प्रश्न आपसे पूछा जाता है 17.5%। ये जब 2011 की पॉपुलेशन सेंसस हुई थी तो उसके अकॉर्डिंग जो पॉपुलेशन थी उसमें ये बात कही गई थी, यानी कि 17.5% हमारा जो पूरे विश्व का जनसंख्या का हिस्सा है वो भारत में निवास करता है। ठीक है, भारत के बारे में अगर बात की जाए, मानक समय के बारे में हमने बताया कि 82 डिग्री, 82 सही 1/2 डिग्री, यानी कि 82 डिग्री 30 मिनट, जैसे भी इसको कह लें, पूर्वी देशांतर। बात तो पूर्वी देशांतर की ही होगी ना, मैंने आपको बताया था कि जो भी बातें होंगी वो पूर्वी देशांतर की ही होंगी। तो पूर्वी देशांतर की बात क्यों होगी वो आपको समझ में अब आ गया है। वही फिगर मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ बार बार, इसीलिए कि आपको समझ में आ जाए। जो भी बात होगी पूर्वी की ही होगी, वो इसलिए होगी क्योंकि भारत यहाँ पर स्थित है, तो पश्चिमी कभी नहीं इसमें आएगा। पूर्वी देशांतर यहाँ पर स्थिति है भारत की ना, और भारत की स्थिति अगर यहाँ पर है तो जो रेखा गुजरेगी वो पूर्वी ही बोली जाएगी। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर इसके लगभग मध्य से होकर माना जाता है गुजरता है, और यही इसका मानक समय है। इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरता है। उत्तर प्रदेश से तो ये गुजरता ही है, जो इसके बारे में अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के नैनी से तो ये गुजरता है, वहाँ तो मानक समय ही है। इसके अलावा ये कहाँ कहाँ से होकर गुजरता है इसको नोट करिए। भारत के 5 राज्य हैं जहाँ से होकर ये जो हमारा मानक समय है वो गुजरता है। सबसे पहले तो आप नाम लिख लीजिए यूपी का। पहला, ये मानक जो रेखा है, मानक समय रेखा है ना, और मानक समय रेखा जो है यानी कि 82.5 डिग्री वाली जो रेखा है, ये कहाँ कहाँ से गुजरती है। तो एक यूपी से, यूपी के जस्ट नीचे आप जाएंगे तो एमपी से, एमपी के बाद में ये कहाँ से गुजरेगी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो ये एक हो जाएगा छत्तीसगढ़, मैप में मैं आपको दिखा रहा हूँ, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, और ये फिर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, ये अरुणाचल प्रदेश नहीं है, आंध्र प्रदेश। इतना तो कॉमन सेंस आप लगा ही लेंगे, इसमें तो कोई दिक्कत होगी नहीं। तो यहाँ से होकर ये गुजरती है। अब इनको अगर हम मैप पे देख लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा हमको समझ में आ जाएगा। चलिए, मैप पे देखने के लिए इन्हीं स्टेट को इस पे अप्लाई कर दीजिए जो चीज़ें हमने देखी है। देखिए, सबसे पहले जब मानक समय की हम बात करेंगे, मानक समय रेखा, तो ये यहाँ से गुजरेगी। यहाँ पे इलाहाबाद पड़ता है, नैनी, यहाँ से इसको आप शुरू करिए, यहाँ से ये गुजरेगी, और उसके बाद में ये देखिए यहाँ से, इसके बाद में ये प्रवेश कर जाएगी एमपी में, एमपी के बाद में ये छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के बाद में ये आएगी उड़ीसा। यहाँ पर 1 मिनट, कलर मैं चेंज कर लेता हूँ। एमपी, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा होते हुए ये आंध्र प्रदेश होके गुजर जाएगी। पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा आपका ये हो गया, चौथा हो गया उड़ीसा, और पांचवा हो गया आंध्र प्रदेश। यहाँ से ये जो 82.5 डिग्री मानक रेखा है वो गुजरती है। यहाँ पर मूलतः माना गया है नैनी को, नैनी से ये गुजरती है, और इसी से माना जाता है हमारा मानक समय। और जो कि क्योंकि ये 82.5 डिग्री है तो इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि 15 डिग्री में 1 घंटे होते हैं, 15 डिग्री बराबर 1 घंटे, तो 82.5 डिग्री बराबर 15 × 5 = 75, और फिर आधा 5.5 घंटे। और मैंने आपको कहा था जब राइट में शिफ्ट होता है तो ये प्लस हो जाता है,
तो आपके मोबाइल में या आपके लैपटॉप में जब घड़ी का टाइम सेट होता है तो हम 5.5 घंटे इसको ज़्यादा इसीलिए मानते हैं क्योंकि वो ग्रीनविच से निकाला जाता है और इधर ये हमारा पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, पूरब की तरफ बढ़ते हैं। यही पश्चिम में होता इतना ही तो ये माइनस में हो जाता, ये ईस्ट है, अगर ये वेस्ट होता तो ये माइनस में हो जाता। इतनी बात समझ में आ गई ना? इतना समझ में तो कोई दिक्कत है नहीं। 5.5 घंटा आगे क्यों है? ठीक है। अब एक बात और आती है, एक बात ये आती है कि कर्क रेखा हमारे यहाँ से कहाँ कहाँ किन राज्यों से होकर गुजरती है, कौन से राज्य हैं जहाँ से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो कर्क रेखा वाले राज्य भी हमको देखने हैं। तो कर्क रेखा वाले कौन कौन से राज्य हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। कौन कौन से राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरती है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। ये सब प्रश्न बहुत छोटे छोटे प्रश्न हैं जिनको आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं या थोड़ा सा मैप वगैरह नहीं देखते हैं तो समस्या होती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है, भारत अब इतना तो क्लियर हो गया कि जो भी हम बात करेंगे वो उत्तर की ही करेंगे, और उत्तर की करेंगे यानी कि उत्तरी अक्षांश 23.5 डिग्री जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो कर्क रेखा है। दक्षिण में यही क्या हो जाती है, 23.5 डिग्री दक्षिण में जाएंगे तो वो मकर रेखा हो जाती है। चलिए, अब यहाँ पर जो ये कर्क रेखा है ये कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है। शुरुआत होगी गुजरात से, ठीक है। गुजरात के बाद में ये प्रवेश करेगी, देखिए थोड़ा सा यहाँ से राजस्थान, तो पहला हो जाएगा गुजरात, दूसरा राजस्थान, और राजस्थान के बाद में ये राजस्थान में बहुत थोड़ा सा ये पार्ट आ रहा है, तीसरा हो जाएगा मध्य प्रदेश, और फिर स्पष्ट है छत्तीसगढ़ में ये चौथा हो जाएगा। इसके बाद में झारखंड पांचवा हो जाएगा। ये 5 राज्य समझ में आ गए। झारखंड से आगे बढ़ेगी तो पश्चिम बंगाल ये छठा राज्य हो जाएगा जहाँ पे प्रवेश करेगी। बांग्लादेश पड़ेगा, बांग्लादेश क्रॉस होगा, और उसके बाद में जो जैसे क्रॉस होगा तो अगला जो ये वाला स्टेट पड़ रहा है ये वाला, तो ये हो जाएगा त्रिपुरा, ये 7वां, और मिजोरम ये 8वां। ये 8 राज्य हैं जहां से होकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा गुजरती है। तो कर्क रेखा गुजरने वाले ये 8 राज्य हो गए। इनकी संख्या, इनका नाम और इनका क्रम: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के बाद में झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा नहीं होगा, सॉरी उड़ीसा नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। फिर से मैं बोल रहा हूँ, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा नहीं, उड़ीसा तो नीचे पड़ जाएगा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। आपसे प्रश्न पूछा जाए नॉर्थ ईस्ट के कौन कौन से राज्य हैं जहां से गुजरती है, तो त्रिपुरा और मिजोरम हो जाएंगे। ठीक है, इधर आप देखिए सिंपल सा है, याद कर लीजिए, फार्मूला और बनाने की कोई जरूरत नहीं है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंख बिल्कुल बंद करिए और इसको मेमोराइज करिए। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, और उसके बाद में छत्तीसगढ़ आ जाएगा, मध्य प्रदेश से ही अलग हुआ छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के बाद में झारखंड, बिहार से नहीं गुजरेगी, पहले बिहार से गुजरती थी, झारखंड बिहार से अलग हो गया, पर झारखंड के बाद में वेस्ट बंगाल, और वहां पे नॉर्थ ईस्ट में पहुंचने पे पहले त्रिपुरा और फिर मिजोरम। ये क्रम आपको याद होना चाहिए, इसमें कोई कोताही मत बरतिए। नहीं याद हो रहा है, लिख के रट के याद कर लीजिए, है ना। फार्मूला अगर आप चाह रहे हैं तो फार्मूले से याद कर लीजिए, है ना। वो गमछा मार और इस तरीके से बहुत सारे फार्मूले होते हैं, लेकिन मेरा मन है कि आपको ऐसे याद आना चाहिए कि यहाँ से गुजरात। देखिए, मैं मैप देखता हूँ तो मेरा गड़बड़ होता है, अगर मैं मैप नहीं देखूंगा तो मेरा गड़बड़ नहीं होगा। गुजरात मैं आंख बंद करके बता सकता हूँ। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश से अलग हुआ है छत्तीसगढ़ से आगे निकलेगी तो झारखंड के बाद में वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल से आगे जब बढ़ेगी तो त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद में मिजोरम। बिल्कुल आंख बंद करके याद है, क्योंकि मुझे मैप याद है, और ये मैप का लोकेशन जब आपको याद हो जाएगा तो आपके लिए ये आसान होगा। भारत का परिचय हम कर ही रहे हैं, तो अगर हम डिग्री अक्षांश की बात कर रहे हैं तो विषुवत रेखा इसके नीचे से इधर गुजर रही है ना, तो भारत का जो जलवायु है, भारत की जलवायु कैसी होगी, ये भी बात एक है। भारत की जलवायु में एक विशेषता पाई जाती है, इस पर एक पूरा चैप्टर हम डिस्कस करेंगे, और वो विशेषता है मानसूनी जलवायु की। मानसूनी जलवायु होना भारत की एक अद्भुत विशेषता है। तो भारत की जलवायु कभी आपसे पूछ ली जाए कि कैसी जलवायु है, तो आप कह देंगे कि भारत की जो जलवायु है वो मानसूनी जलवायु है। कैसी जलवायु है? मानसूनी जलवायु है। कर्क रेखा जो ये गुजर रही है, आप 23.5 डिग्री उत्तर में पहुंच गए हैं,
और ये 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है, कर्क रेखा है, ये भारत को दो भागों में पूरा ऐसे बराबर बांट दे रही है ना। और यही कारण है जो हमारे यहाँ की मानसूनी जलवायु है, इसमें ये कर्क रेखा की उपस्थिति बहुत बड़ा कारण है। कर्क रेखा दो भागों में बांटती है। भारत की अगर वैसे जलवायु देखी जाए तो एक चीज़ यहाँ पे देखिएगा, जो दो भागों में कर्क रेखा ने इसको जैसे डिवाइड किया, तो जो उत्तरी भाग है ये उपोष्ण जलवायु या शीतोष्ण जलवायु हो जाता है, और जो दक्षिण वाला भाग है वो उष्णकटिबंधीय। तो कर्क रेखा के दक्षिण में ये उष्णकटिबंधीय जलवायु का हिस्सा हो जाता है। केरल और ये पूरा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, ये सब जो एरिया है ये उष्णकटिबंधीय जलवायु में आता है। लेकिन कर्क रेखा के उत्तर में आप जाएंगे, मध्य प्रदेश से उत्तर का हिस्सा, उत्तर प्रदेश इसमें आ जाएगा, और इसमें बिहार आ जाएगा, पंजाब आ जाएगा, हरियाणा आ जाएगा। यहाँ की जलवायु कभी आपसे पूछी जाए तो आप बेहिचक कहिए कि यहाँ पर उपोष्ण या कोष्ण जलवायु है। इससे सब कंसेप्ट हम बता चुके हैं फर्स्ट पेपर में ये क्या होता है, इसीलिए फर्स्ट पेपर पहले डिस्कस कराया था। ठीक है, तो उत्तर और दक्षिण भारत की जलवायु में ये अंतर पाया जाता है। लेकिन अगर आपसे समग्र रूप से पूछा जाएगा कि ये कैसा है तो आप ऐसे बता देंगे। ठीक है, एक बात यहाँ पर और करनी है हमको, जैसे ये तो हमने समझ ही लिया, एक बात ये करनी है कि जो भारत का विस्तार है वो कितना है। उत्तर से दक्षिण देखें तो भारत का विस्तार कितना पाया जाता है। इस मैप को आप ध्यान से देखिए। ये जो मैप है इसमें आपको जिसमें दिखाया गया था कि ये 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट है, इसमें एक दूरी लिखी हुई होती है। ये दूरी भी आपको दिखाई जाती है 3214 किलोमीटर, यानी कि भारत का जो उत्तर से दक्षिण का विस्तार है ये 3214 है। और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक, यानी कि जो पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम है, ये 2933 किलोमीटर की ये दूरी है। तो 3214 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। स्पष्ट है कि भारत का उत्तर से दक्षिण का जो विस्तार है वो ज़्यादा है। ठीक है, ऐसे इसको मिलाएंगे तो इस तरीके से भारत की जो स्थिति बनेगी वो चतुष्कोणीय टाइप की बन जाती है। तो कभी कभी ये प्रश्न पूछा जाता है कि जो भारत की स्थिति है वो किस तरीके की है, तो चतुष्कोणीय स्थिति, इसका जो विस्तार है वो चतुष्कोणीय प्रकार का पाया जाता है। ठीक है, भारत को प्रायद्वीप भी कहा जाता है। भारतीय जो प्रायद्वीप है, प्रायद्वीपीय भाग इसका, वो त्रिभुजाकार आकृति में हिंद महासागर की ओर ऐसे फैला हुआ आपको मिल जाएगा, त्रिभुजाकार आकृति में। ये देखिए, ये त्रिभुजाकार आकृति है, तो ये त्रिभुजाकार, लेकिन टोटल देखेंगे चतुष्कोणीय आकृति वैसे मिलेगी। और ये जो प्रायद्वीपीय भाग है ये हिंद महासागर में ऐसे आपको धंसा हुआ मिल जाएगा। दो शाखाओं में ये बटेगा, एक ये अरब सागर और दूसरा बे ऑफ बंगाल। दो शाखाओं में ये बढ़ जाएगा। हिंद महासागर की ही इसकी दो शाखाएं हैं, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। ठीक है, ये तो विस्तार हो गया। इसके बारे में एक दो चीजें और आपको जाननी है। जैसे आपसे ये पूछ लिया जाए कि भारत की तटीय सीमा कितनी है, भारत की तटीय सीमा कितनी है, जो भारत की मुख्य भूमि है, तो आप क्या बताएंगे? तो भारत की जो मुख्य भूमि है, मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई, मुख्य भूमि की तटीय सीमा बात हम कर रहे हैं। इसमें मुख्य भूमि की जो तटीय सीमा है ये 6100 किलोमीटर पाई जाती है, 6100 किलोमीटर। लेकिन भारत में द्वीप भी हैं, इन ये जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इधर आपका लक्षद्वीप पाया जाएगा, है ना, दादरा नागर हवेली पाया जाएगा, ये भी भारत के हिस्से हैं। तो इनका जब एरिया शामिल किया जाता है तो अगर द्वीपों सहित ले लिया जाता है तो 7516.6 किलोमीटर ये द्वीपों सहित ये हो जाती है। द्वीपों सहित जो होती है वो ये हो जाती है 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, अब टोटल कुल तटीय सीमा अगर देखा जाए तो कितनी हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर एक चीज़ और निकालनी पड़ेगी आपकी। एक तो हो गई 7500 यानी कि 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, अब स्थलीय सीमा भी अगर इसमें आप जोड़ दें तो टोटल घेराव अगर आपको निकालना है, जैसे यहाँ का ये आपको पता चल गया कि ये 6100 किलोमीटर है मुख्य भूमि, तटीय सीमा की बात हो रही है। तटीय सीमा में मुख्य भूमि और द्वीपों सहित हमने बात किया, लेकिन ये इतना ही कर रहे हैं। अभी ये छूटी पड़ी है ये वाली सीमा, ये वाली,
तो जो ये वाली सीमा है, इसकी अगर हम बात करें, ये वाली, इसको देखें। अब हम केवल तटीय की बात नहीं कर रहे हैं, कुल स्थलीय सीमा की बात कर रहे हैं। यहाँ तक चले आए, ऐसे आएंगे यहाँ तक। इसकी लंबाई कितनी है अगर हमको ये पता चल जाए, तो इसको और 7516.6 को जोड़ दें तो हमको पता चल जाएगा कि द्वीपों सहित भारत की कुल सीमा कितनी है, ये पता चल जाएगी ना। तो ये वाली जो, ये तो हो गई तटीय सीमा। अब दूसरी हम बात कर रहे हैं स्थलीय सीमा। स्थलीय सीमा, और स्थलीय सीमा जो है भारत की, ये वाली सीमा, ये 15,200 किलोमीटर है। अब अगर आपसे पूछा जाए टोटल कितना है, यानी कि ये पूरा ऐसे सीमा कितनी हो जाएगी जिसमें द्वीपों को भी शामिल किया जाए, तो इसमें जोड़ दीजिए 7516.6, तो ये 0.617, और ये हो जाएगी 7 5 12 के 2 और 2, तो ये हो जाएगी 22,716.6 किलोमीटर। ये इसकी इतनी सीमा आ जाएगी, 22,716.6 किलोमीटर। ठीक है, इतनी आ जाएगी। अब एक प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे लंबी तटीय सीमा किस राज्य की है ना। तो सबसे लंबी तटीय सीमा होने का मतलब उस कई चीज़ों पे डिपेंड करता है, जैसे जहाँ पे क्रीक ज़्यादा होंगे, क्रीक का मतलब जो कटे फटे एरियाज होते हैं, इस तरीके की बनावट, तो जुड़ेगा तो ये भी ना ऐसे ऐसे। तो तटीय सीमा सबसे लंबी हो जाती है गुजरात की। सबसे लंबी तटीय सीमा नोट कर लीजिए, वो हो जाती है गुजरात की। और अगर कथन कारण पूछा जाए कि गुजरात की तटीय सीमा सबसे लंबी है क्योंकि इसमें सर्वाधिक क्रीक है, तो ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सबसे ज़्यादा लंबी सीमा किसकी हो जाएगी, वो गुजरात की हो जाएगी। इसमें कोई दूर दूर तक कोई शक सुबह नहीं है। ठीक है ना, सबसे लंबी जो सीमा है वो इसी की हो जाएगी। ठीक है, अभी हमको सीमावर्ती देशों का भी देखना है कि किसकी सीमा कितनी ज़्यादा किससे मिलती है, लेकिन सबसे लंबी सीमा। और सेकंड पे जब आप पहुंचेंगे तो सेकंड नंबर पर आ जाती है आंध्र प्रदेश की। किसकी आ जाती है, आंध्र प्रदेश की, आंध्र प्रदेश की आ जाती है। भारत का जब हमने विस्तार देखा तो ये तो देख लिया कि ये कहाँ से कहाँ तक विस्तार है, लेकिन अगर कभी आपसे पूछा जाए तो जैसे 8 डिग्री 4 मिनट हमने देखा है, लेकिन भारत का कुछ हिस्सा द्वीपीय क्षेत्र में भी तो हो सकता है। अगर उसको हम देखें तो इंदिरा पॉइंट पड़ता है जो भारत का दक्षिणतम बिंदु माना जाता है ना। भारत का अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो दक्षिणतम जो बिंदु होगा वो हमारे मुख्य भूभाग पर नहीं है। सबसे पहले ये जान लीजिए, हमारा जो मुख्य भूभाग है उसके बाद में ये मिलेगा। ये 8 डिग्री 4 मिनट है, और ये जो दक्षिणतम पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट जो है, जिसको सबसे दक्षिण में जो पाया जाता है, दक्षिणतम बिंदु जो है, उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं इंदिरा पॉइंट, भारत का दक्षिणतम बिंदु। ग्रेट निकोबार जो है, ग्रेट निकोबार द्वीप में 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। यानी कि ये होगा यहाँ, लेकिन मैंने समझाने के लिए बताया है, तो ये और खिसक जाएगा। 6 डिग्री 45 मिनट ये रहेगा तो उत्तरी अक्षांश ही, इतना तो क्लियर हो ही गया। यहाँ पर ये स्थित है, और ये जो पॉइंट है दक्षिणतम पॉइंट, पहले इसका नाम था पिग्मेलियन पॉइंट, इंदिरा पॉइंट इसको बोल रहे हैं ना, इंदिरा पॉइंट। तो इंदिरा पॉइंट का पहले जो नाम था वो पिग्मेलियन पॉइंट था, पिग्मेलियन पॉइंट। ये सबसे दक्षिण, यानी कि मुख्य भूभाग में वो नहीं है, भूमध्य रेखा के बिल्कुल पास पड़ता है। आप 875-76 किलोमीटर जाएंगे और दक्षिण तो आपको भूमध्य रेखा मिल जाएगी, क्योंकि वहां से तो दूरी कम हो जाएगी। तो ये जो है ये सबसे दक्षिणतम पॉइंट हो गया। ऐसे ही ठीक आपसे अगर पूछा जाए कि सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो भारत को जो सबसे उत्तरी बिंदु मिलेगा वो यहाँ पे मिलेगा, उत्तर में मिलेगा ना। सबसे उत्तरी बिंदु कहाँ पे मिलेगा, उत्तर वाले हिस्से में मिलेगा। जम्मू कश्मीर के उत्तर में आप जाएंगे वहाँ पर मिलेगा। तो ये वाला जो है, इसका भी नाम है, इसको भी इंदिरा कॉल के नाम से जाना जाता है, और इसका जो लोकेशन है ये सबसे उत्तर में है ना। सबसे उत्तरतम बिंदु कौन सा हो जाएगा अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, उत्तरतम बिंदु जम्मू कश्मीर में पड़ेगा, इंदिरा कॉल इसका नाम होगा। कौन, ये इंदिरा कॉल नाम होगा, यहाँ जम्मू कश्मीर में पड़ेगा। ये सबसे उत्तरतम बिंदु हो जाएगा। तो इसको नोट कर लीजिए कि सबसे उत्तरतम बिंदु ये इंदिरा कॉल हो जाएगा, इंदिरा कॉल ये जम्मू कश्मीर में पड़ेगा।
जैसे हमने उत्तर और दक्षिण देखा है, ठीक इसी तरीके से आपके दिमाग में आ रहा होगा, और नहीं आ रहा है तो आना चाहिए, कि कोई ना कोई ऐसा बिंदु होगा जो पूरब और पश्चिम का भी निर्धारण करता होगा। तो आप पश्चिम में अगर आएंगे तो गौर माता पड़ता है या गुहार मोती गुजरात में, ये सबसे पश्चिम बिंदु हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पश्चिम बिंदु जो होगा वो यहाँ पर गौर माता या गुहार मोती दोनों नाम है, ये हो जाएगा। और ठीक इसी तरीके से जब आप पूरब में जाएंगे तो किबथू पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में, ये अरुणाचल प्रदेश ही सबसे हिस्सा है ना ये, तो यहाँ पे पड़ता है आपका किबथू, और किबथू जो है ये सबसे दक्षिण में पड़ जाएगा, ओ सॉरी सबसे पूरब में पड़ जाएगा किबथू। तो आपसे प्रश्न ये पूछा जाएगा कि सबसे पूर्वी बिंदु जो है वो कौन सा है, तो किबथू है। कहाँ पर है, किस स्टेट में है, अरुणाचल प्रदेश में। सबसे पश्चिम में कौन सा है, वो गुहार मोती है या गौर माता है, वो कहाँ पर है, वो गुजरात में है। सबसे उत्तरी बिंदु कहाँ है, वो जम्मू कश्मीर में है। लेकिन जो दक्षिणतम बिंदु है वो मुख्य भूभाग पर ना होके 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर विषुवत रेखा की तरफ स्थित है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपको जानना है। अब एक बात आती है जो हमको पढ़ लेनी चाहिए कि जो हमारे राज्य हैं, भारत के जो समुद्र तटीय राज्य हैं या संघ शासित जो क्षेत्र हैं, उनकी कितनी कितनी तटरेखा है। जैसे हमने आपसे बता दिया कि गुजरात की जो तटरेखा है वो सबसे ज़्यादा लंबी है राज्यों में। लेकिन अगर राज्यों की बात ना की जाए, राज्यों के अलावा और को भी शामिल किया जाए, तो किसकी तटरेखा कितनी ज़्यादा हो जाएगी और कितनी होगी, ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है जान लेना। तो चलिए अब हम देख लेते हैं इसके भारत के इस वाले मैप पे, और यहीं से हम समझ लेते हैं कि कौन सी तटरेखा कितनी रहेगी। तैयार करते चलिएगा। देखिए, अगर आप स्टेट और उसको समुद्री तटरेखा की बात हम कर रहे हैं तो ऊपर वाले मैप की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम स्टेट और केंद्र शासित प्रदेश दोनों को मिला के बात करेंगे कि तटरेखा की लंबाई कितनी है, तो नंबर 1 पे आ जाएगा आपका अंडमान निकोबार। तटरेखा की लंबाई की बात कर रहे हैं, तटरेखा कितनी लंबी किसकी है, तो नंबर 1 पर ये हो जाएगा। लेकिन केवल स्टेट की बात करेंगे तो ये गुजरात हो जाएगा। मैंने कहा जब राज्यों की बात करेंगे, केवल राज्य की बात करेंगे, तो केवल राज्य में ये गुजरात हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये, तो सेकंड पे जब आएंगे आप सेकंड नंबर पे, तो यहाँ सेकंड नंबर पे गुजरात हो रहा है। अगर टोटल में देखेंगे तो गुजरात सेकंड में है, लेकिन अगर स्टेट में देखेंगे, केवल राज्यों को लेंगे, केंद्र शासित प्रदेश को नहीं लेंगे, तो स्टेट्स में नंबर 1 गुजरात आ जाएगा। गुजरात के बाद में दूसरे नंबर पर आता है ये तटरेखा। देखिए यहाँ पे तो क्रीक ज़्यादा पाए जाते हैं, इस कारण से लंबी है। और यहाँ पर देखिए इसका विस्तार कितना है, आंध्र प्रदेश ये 3rd नंबर पर, टोटालिटी में अगर देखें तो ये 3rd नंबर पर, लेकिन स्टेट में आंध्र प्रदेश जो है वो 2nd नंबर पर आता है तटरेखा। 4th नंबर पे तमिलनाडु आ जाएगा। अब मैं 3rd तक वहाँ लिख दिया हूँ। अब यहाँ पे देखिए 4th नंबर पे जो है ये तमिलनाडु आ जाएगा। 1st पे आपका अंडमान निकोबार हो गया, 2nd पे गुजरात हो गया, 3rd पे आंध्र प्रदेश हो गया, और 4th पे ये तमिलनाडु आ गया। तमिलनाडु की जो तटरेखा है ये 4th नंबर पर, 4था स्थान है इसका। उसके बाद में आप इधर आ जाइए, महाराष्ट्र 5 नंबर, महाराष्ट्र हो जाएगा। महाराष्ट्र के बाद में केरल का 6 नंबर है, 6 नंबर। और केरल के बाद में जो बारी आती है वो किसकी है, वो उड़ीसा की है, उड़ीसा 7 नंबर। और उड़ीसा के बाद में आपका हो जाएगा कर्नाटक, और कर्नाटक के बाद में आएगा पश्चिम बंगाल। तो ये 8 नंबर हो जाएगा कर्नाटक, और कर्नाटक के बाद में ये आ जाएगा आपका पश्चिम बंगाल 9 नंबर। और 10वां स्थान जो आता है वो फिर लक्षद्वीप का है, फिर गोवा का है, फिर पुदुचेरी का है। सबसे जब छोटी है एरिया, जो सबसे तटरेखा जो सबसे छोटी है वो दमन दीव की है। अब जो नया आंकड़ा आएगा उसमें इसको दमन दीव और दादरा नागर हवेली को मिलाया गया है, देखा जाएगा। इतने आंकड़े आप इसको याद कर लीजिए, ठीक है ना। अब उसको आंकड़ा भी आ भी गया है, लेकिन आपसे शुरू के 5 ही पूछे जाते हैं। अब कभी आपसे पूछ लिया जाए गुजरात की तटरेखा की लंबाई कितनी है, जो आपने वो अभी पढ़ा था ना 7515.5 किलोमीटर टोटल तटरेखा की लंबाई, जो सारा मिलाया था आपने, तो उसमें यही सब टोटल योग करेंगे तो आ जाना चाहिए। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की 1962 किलोमीटर है, बहुत ज़्यादा है तटरेखा की लंबाई। गुजरात की 1214 है, 1962 1214
ये 1962 है और ये 1214 है, याद रखिए 1962 1214, ठीक है। इस तरीके से ये है। फिर 1173 है ये आंध्र प्रदेश की, इस तरीके से ये गुजरात की है, फिर ये 1173 है, ये आंध्र प्रदेश की हो जाएगी। थर्ड नंबर पे आपसे लंबाई जल्दी पूछी नहीं जाती है, आपसे क्रम पूछ के काम चला लिया जाता है, लंबाई के फेर में पढ़ते नहीं है, है ना। तो आप इसको पढ़िए भी मत, क्योंकि जो चीज़ें पूछी जाती हैं उनको पढ़िए, फालतू का ज्ञान बहुत खतरनाक होता है, ठीक है। अब एक प्रश्न और बनता है, वो प्रश्न क्या है, चलिए उसको भी हम देखते हैं। उस प्रश्न के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। प्रश्न एक भी आपके छूटने नहीं चाहिए जितने इस चैप्टर से बनते हैं। हमने आपसे बात की थी कि भारत का जो बाउंड्री है, भारत की जो सीमा रेखा है वो किन से मिलती है, फिर से देखते हैं। और यहाँ पर हम देखने की कोशिश करेंगे कि किन किन राज्यों से मिलती है, किन किन राज्यों से मिलती है, और कौन सा देश है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जब एक देश से दूसरे देश की बाउंड्री मिलती है तो उसको हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बोलते हैं। जैसे एक राज्य से दूसरे राज्यों की मिलेगी तो उसको अंतर्राज्यीय सीमा बोलेंगे, लेकिन एक देश से दूसरे देश तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा उसको बोलते हैं। भारत की जो सीमा है वो सबसे लंबी सीमा है बांग्लादेश के साथ, सबसे लंबी सीमा। सबसे, आप एक मैप को मैं इधर किए दे रहा हूँ, यहाँ से मैं देखूँगा, आपको बताऊंगा, और यहाँ से आप उन चीज़ों को तैयार करते चलेंगे। सबसे जो लंबी है वह है बांग्लादेश की, ठीक है। बांग्लादेश की जो सीमा है वो 4000 किलोमीटर से भी ज़्यादा है, 4096.7 आप लिख लीजिए, इतने किलोमीटर है। और बांग्लादेश की सीमा देखिए किससे किससे मिलती है, कौन कौन से राज्य हैं, संख्या भी इनकी इम्पॉर्टेंट है। और ये राज्य है 5, इनकी संख्या 5 है। और ये राज्य आप देखिए, इधर आप शुरू करेंगे तो ये मिल जाएगी, आप सबसे पहले इधर से शुरू करिए तो पश्चिम बंगाल से, पश्चिम बंगाल यहाँ से शुरू होगा, देखिए यहाँ तक जाएगा। तो पहला हो गया पश्चिम बंगाल, यहाँ पे पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद में आप आगे बढ़ेंगे तो दूसरा हो जाएगा आपका मेघालय, जिससे सीमा इसकी मिल रही है। दूसरा क्या हो गया, मेघालय। पश्चिम बंगाल के बाद मेघालय, मेघालय के बाद में तीसरा स्टेट हो जाएगा मिजोरम, यहाँ पे मिजोरम, ये देखिए मेघालय, मेघालय के बाद में ये मिजोरम, ये त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद में मिजोरम, और मिजोरम के बाद में आप एक यहाँ पे तो छोड़ दिया आपने ना, मेघालय के बाद ये असम से भी मिल रहा था, तो यहाँ पे करिए असम, त्रिपुरा, और ये फिर कर लीजिए मिजोरम से भी इसकी सीमा यहाँ पर ये मिल जाती है। ये 5 राज्य हैं जिनसे बांग्लादेश की सीमा मिलती है और सबसे लंबी सीमा रेखा है, ठीक है। दूसरे नंबर पे जो सीमा रेखा है वो अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों पहले एक ही थे, तो दूसरा जो पड़ोसी देश पाकिस्तान है उससे सेकंड नंबर की सीमा मिलती है। और ये भी 5 राज्यों से मिलती है, 5 राज्यों से ये भी मिलती है, गलत है। पाकिस्तान से तीसरे नंबर पर मिलेगी, सेकंड पे चाइना से मिलेगी, थोड़ा सा अंतर है, 3488। तो इसको थोड़ा सा हम मिटालते हैं यहाँ पे, ये क्योंकि क्रम से ही पढ़ें वो ज़्यादा सही है, वो दिमाग में ये है। देखिए बांग्लादेश और पाकिस्तान, ये पहले पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, ये पश्चिमी बांग्लादेश, तो ये तीसरे स्थान पर रहेगा, पहले स्थान पर बांग्लादेश रहेगा, बांग्लादेश से, और सेकंड नंबर से मिलेगी चाइना से, क्योंकि पाकिस्तान से 4 ही राज्यों से मिलती है, चाइना से जो है वो 5 राज्यों से मिलती है, और 5 राज्यों से इसकी जो सीमा है वो 3488 किलोमीटर है, 3488 किलोमीटर ये सीमा 5 राज्यों से मिलती है। किससे किससे मिलती है, एक तो आप जाएंगे तो आपकी ये सीमा मिल जाएगी, अब पहले जम्मू कश्मीर बोलते थे, अब ये लद्दाख से आपकी मिलेगी, ठीक है। लद्दाख, लद्दाख के बाद में हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बाद में उत्तराखंड, इधर पे आप आएंगे तो सिक्किम, और सिक्किम के बाद में ये भूटान तो अलग देश ही है, अरुणाचल प्रदेश। तो लद्दाख याद करिए इसी समय, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बाद में उत्तराखंड, उत्तराखंड, और उत्तराखंड के बाद में सिक्किम, और फिर अरुणाचल प्रदेश। इनसे सीमा मिल जाएगी। थर्ड नंबर पे आपका आएगा पाकिस्तान, और पाकिस्तान की जो सीमा है वो 4 राज्यों से ही मिलेगी। 4 राज्य कौन कौन से हैं, ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान की सीमा आपकी जो मिलेगी। अब यहाँ पे 4 की जगह पे देखिए एक चीज़ यहाँ पे बढ़ जाएगा, यहाँ पे भी 5 हो जाएगा,
यहां पर भी ये 5 हो जाएगा। 1 मिनट, 5 राज्यों से मिलेगी। ये पुराना फैक्ट हो गया। देखिए जो चीज़ें जब बदलती हैं तो कितनी समस्या आती है। अब इससे भी 5 राज्यों से, जम्मू कश्मीर से तो मिलेगी ही, जम्मू कश्मीर के साथ लद्दाख से तो मिलेगी। अब केंद्र शासित प्रदेश है, राज्यों केंद्र शासित प्रदेश दोनों को मिलाने की ये बात हो रही है, तब 5 राज्यों से मिलेगी। तो ये ध्यान रखिएगा, केवल स्टेट पूछेगा तो ये दोनों निकल जाएंगे। ये जो दोनों हैं वो केवल स्टेट पूछने पे निकल जाएंगे, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। नहीं तो यहाँ 5, एक लद्दाख हो जाएगा आपका, लद्दाख के बाद में जम्मू कश्मीर, फिर आपका आ जाएगा पंजाब के बाद में आपका आ जाएगा राजस्थान, और राजस्थान के बाद में आपका आ जाएगा गुजरात। अगर आपसे केवल स्टेट पूछ लिया जाएगा तो आप इसको करेंगे, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश सहित पूछा जाएगा या कुल पूछा जाएगा तो ये 5 के साथ। तीसरा पाकिस्तान हो गया। फिर से मैं रिवाइज करा रहा हूं, पहला अपना पड़ोसी देश बांग्लादेश जिससे सबसे लंबी सीमा, और सेकंड नंबर पर चाइना, और थर्ड नंबर पर पाकिस्तान। इन तीनों से 5-5 राज्यों से सीमा मिलती है। अभी नेपाल भी आ रहा है, नेपाल से भी 5 राज्यों की सीमा मिलेगी, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और यहाँ पर पश्चिम बंगाल। ये 5 राज्य, ये नेपाल से भी आपकी 5 राज्यों से सीमा मिलेगी, बिल्कुल भूलना नहीं है। देखिए यहाँ पर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ पर ये देखिए पश्चिम बंगाल और ये सिक्किम, ये 5 राज्य हैं जिनसे नेपाल की सीमा मिलेगी। और इसकी जो पोजीशन, ये पोजीशन होगी चौथी। स्टेट तो 5 हो जाएंगे, 5 स्टेट से मिलेगी, लेकिन इसकी जो पोजीशन होगी एरिया, मतलब उसकी लंबाई में, वो चौथी होगी। म्यांमार से भी सीमा मिलती है, लेकिन म्यांमार से 4 राज्यों की सीमा मिलती है। भूटान से 4 राज्यों की सीमा मिलती है ना। अफगानिस्तान की जो सीमा मिलेगी अब केवल लद्दाख से मिलेगी। पाक ऑक्युपाइड जो कश्मीर वाला हिस्सा है वहीं पे इसकी सीमा मिलती है। तो एक आप ये ध्यान रखिएगा, किससे मिलेगी? केवल आपकी लद्दाख से मिल जाएगी। जम्मू कश्मीर से पहले मिलती थी, अब ये लद्दाख से मिल जाएगी। तो अगर आपसे अब पूछा जाए म्यांमार से, अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कौन कौन से राज्य हैं जिनकी सीमा म्यांमार से मिलती है, तो चलिए देख लेते हैं। ये आपका म्यांमार है, म्यांमार से सीमा मिलाइए, ऊपर से शुरू करिए। अरुणाचल प्रदेश की मिलेगी, अरुणाचल प्रदेश के बाद नागालैंड आएंगे, नागालैंड की मिलेगी, नागालैंड के बाद में मणिपुर की मिलेगी, और मणिपुर के बाद में मिजोरम की आपकी मिलेगी। तो ये 4 राज्य हैं जिनकी सीमा इनसे मिलेगी। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये 4 राज्य इसी समय याद कर लीजिए। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये 4 राज्य हैं। इनके क्रम से आपको याद रखना चाहिए कि इनसे सीमा मिलती है। भूटान भी तो है, भूटान से किसकी सीमा? 4 राज्यों की मिलेगी। भूटान छोटा है, लेकिन इसकी देखिए यहां पर मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूं, भूटान वाला एरिया क्लीन करते हैं। देखिए ये आपका भूटान है, और बड़ा कर दूं इसको, और बड़ा कर देते हैं मैं आपको, क्योंकि भूटान दिख ही नहीं रहा है, बहुत छोटा है। ये भूटान है। भूटान की सीमा 4 राज्यों से मिलेगी। सिक्किम से मिल रही है, यहां पर देखिए सिक्किम से मिल रही है, पश्चिम बंगाल से मिल रही है, असम से मिल रही है और अरुणाचल प्रदेश से मिल रही है। 4 राज्यों से भूटान की सीमा मिल रही है। चारों राज्यों का नाम आपको याद होना चाहिए। सिक्किम, बिल्कुल मैप दिमाग में बिठाइए, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, ये ग्रीन वाला एरिया, असम, अरुणाचल प्रदेश, ये 4 राज्यों से भूटान की सीमा मिलती है। अफगानिस्तान पे आइए, एक ही बचा है, इसको भी देखते हैं। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान यहां पे आइए, इसको क्लियर ही कर देते हैं, या चलिए देख लीजिए। ये अफगानिस्तान की सीमा, ये अफगानिस्तान है, और अफगानिस्तान की जो सीमा है ये यहां आके ये यहां मिल रही है, ये, और ये अब एरिया है लद्दाख का। तो इसकी सीमा मिलती है अफगानिस्तान की। सबसे छोटी सीमा केवल 106 किलोमीटर की, ये इससे मिलती है। सबसे बड़ी सीमा किससे मिलती है? बांग्लादेश से मिलती है। सबसे बड़ी सीमा बांग्लादेश से मिलती है, 4096.7 किलोमीटर की। सेकंड पे चीन है, याद करिए, नंबर 1 बांग्लादेश, नंबर 2 चीन, नंबर 3 पाकिस्तान, नंबर 4 नेपाल, नंबर 5 म्यांमार, नंबर 6 भूटान, और नंबर 7 पे आता है अफगानिस्तान। ये 7 जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, इनको याद रखिएगा, और इनको जब आप टोटल जोड़ेंगे तो 15,106.7 किलोमीटर की सीमा आपको मिलेगी, जो इन अंतर्राष्ट्रीय
सीमाओं के अंतर्गत जो एरिया आता है, मतलब जो लंबाई आती है वो हो जाएगी। भारत की अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कुल कितने राज्य जो पड़ोसी देशों से सटे हुए हैं, अगर ये पूछ लिया जाए, यानी कि पड़ोसी देशों से ये टोटल पूछ लिया जाए कितने हैं, तो आप जोड़िए 5, 5, 10, 5, 15, ऐसे जोड़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन इनमें जो कॉमन आएंगे टोटल को मिला लेंगे तो आप ऐसे इसको काउंट करेंगे तो इसमें कई बहुत सारे कॉमन भी होंगे ना, तो इस तरीके से आप जोड़ेंगे तो कॉमन को निकाल के 17 राज्य हैं जो पड़ोसी देश की सीमा से जोड़ते हैं। लेकिन अब जम्मू कश्मीर जो हो गया वो 2 भाग में बट गया, तो अब संख्या हो गई 18। पहले 17 हुआ करते थे, अब जम्मू कश्मीर जो है वो 2 भागों में बट गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो जहां 4 से सीमा मिलती थी वहां 5 हो गई, तो ये 18 राज्य जो है भारत के, यानी कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, पड़ोसी सीमा, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। अब बात आती है, कभी आपसे केवल स्टेट पूछ लिया जाए तो 18 में से आप 2 घटा दीजिएगा, आपके 16 बच जाएंगे। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। अब इसी परिचय के अंतर्गत एक ये भी आता है कि हम लोगों को यहीं पे देख लेना चाहिए कि बहुत सारे जलडमरू मध्य हैं और चैनल हैं जो मतलब कोई क्षेत्र को विभाजित करेंगे या जोड़ेंगे। फर्स्ट पेपर में जो हमने कॉन्सेप्ट देखा था तो उसमें हमने क्या कहा था कि जो चैनल होंगे या चैनल जो जल संधियाँ होंगी वो क्या करेंगे, वो 2 क्षेत्रों को विभाजित करेंगे। तो जैसे 8 डिग्री, एक चलिए इसी मैप पे देखते हैं। इसी पे देख लेते हैं। 8 डिग्री चैनल है, 8 डिग्री चैनल याद करिए। 8 डिग्री जो चैनल है आपका, 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय इनको अलग करता है। दोनों भारत के हिस्से हैं, मालदीव और मिनिकॉय इनको अलग करता है। 8 डिग्री चैनल आपका यहाँ पड़ेगा, ये 8 डिग्री चैनल। तो यहाँ पर याद यही रखना है, मालदीव और इसको अलग करता है मिनिकॉय से। 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल क्या करेगा, मिनिकॉय और लक्षद्वीप इसके ऊपर पड़ेंगे। ये डिग्री वही है अक्षांश वाली, ठीक है। तो मिनिकॉय एक इसमें कॉमन हो गया भाई, ये मालदीव मिनिकॉय पड़ा, अब मिनिकॉय और लक्षद्वीप को ये अलग करेगा। कॉन्सेप्ट दिमाग में बिठाइए। तो अब मिनिकॉय और लक्षद्वीप को अलग करेगा ये। 9 डिग्री हो गया। 9 डिग्री के बाद एक आता है 10 डिग्री चैनल, और उत्तर बढ़ेंगे। चैनल जैसे जैसे आपको डिग्री बढ़ानी है तो आपको और उत्तर जाना पड़ेगा। यहां पे आपका पड़ेगा 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान और कार निकोबार। अंडमान और निकोबार को अलग करता है। सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिए कि एक आपसे कह दिया जाएगा अंडमान और निकोबार को अलग करता है। अंडमान में जिसको अलग करता है वो पार्ट है लघु अंडमान, लघु अंडमान, लघु अंडमान। और निकोबार में जो पार्ट पड़ता है वो कौन सा है, कार निकोबार। तो इसमें कार निकोबार, इनको अलग करने का। तो जब और स्तर बढ़ाएगा पेपर का, नीचे जाके पूछेगा और डीप जाके, तो आप लघु और कार इनको ध्यान रखेंगे, ठीक है। लघु अंडमान और कार निकोबार। एक पड़ता है ग्रेट चैनल। तो ग्रेट चैनल जो आपका इंदिरा पॉइंट मैंने बताया था 6 डिग्री 45 मिनट, यहां पे ये पड़ेगा और ये इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया को अलग करेगा। ग्रेट चैनल, नाम इसका ग्रेट चैनल है। इंदिरा जी ग्रेट थी, तो ग्रेट चैनल जो है, ग्रेट चैनल आपका अलग करेगा अंडमान को। किससे अलग करेगा, इंडोनेशिया से, इंडोनेशिया से अलग करेगा, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। ऐसे अभी एक हिस्सा पड़ा हुआ है श्रीलंका, जो आपके बिल्कुल पास है लेकिन जुड़ा हुआ नहीं है, क्योंकि इसके बीच में पाई जाती है पाक स्ट्रेट। क्या पाई जाती है, पाक स्ट्रेट। और पाक स्ट्रेट जो है ये अलग करती है भारत को श्रीलंका से। तमिलनाडु का जो ये एरिया आप देख रहे हैं, तमिलनाडु और श्रीलंका का एरिया पड़ता है जाफना। तो जाफना प्रायद्वीप और तमिलनाडु, इनको ये अलग कर देती है, ठीक है। तमिलनाडु का जो हिस्सा है और जाफना ये श्रीलंका का हिस्सा है, उसको अलग कर देती है। एक पड़ती है कोको जल संधि, अंडमान और कोको द्वीप। म्यांमार का कोको द्वीप है, तो अंडमान और कोको द्वीप के बीच में यहां पर ये म्यांमार का कोको द्वीप है और अंडमान। तो जो कोको जल संधि है ये अंडमान और कोको द्वीप को, जो म्यांमार का हिस्सा है, उसको अलग करती है।
अंडमान और कोको द्वीप जो म्यांमार का हिस्सा है उसको अलग करती है। इस तरीके से हमने ये देखा। अब जैसे इसके अलावा जैसे कभी कभी आपसे एक प्रश्न और पूछ लिया जाता है कि भारत में जो एरियाज हैं, जब भारत हमारा उपनिवेश था, बहुत सारी विदेशी शक्तियां आईं, तो कौन कौन से क्षेत्र थे जो विदेशियों के अधीन थे। हिस्ट्री में आप पढ़ते हैं पुर्तगालियों के अधीन कुछ क्षेत्र थे, कुछ फ्रांसीसियों के अधीन थे। जो भारत की आज़ादी जब मिली है, या एक जो चंद्रनगर है, तो चंद्रनगर स्वतंत्रता से पूर्व ही सम्मिलित हो गया था। चंद्रनगर 1946 में सम्मिलित हो गया था। ये फ्रांस के अधीन था। फ्रांस के अधीन चंद्रनगर थे, पांडिचेरी थे, कराईकल, माहे और यनम, ये इतने क्षेत्र थे। ठीक है ना, चंद्रनगर, पांडिचेरी, कराईकल, माहे और यनम। तो चंद्रनगर स्वतंत्रता से पहले 1946 में शामिल हो गया। ठीक है, इसकी लिस्ट बनाने की जरूरत है क्या? चलिए इसकी लिस्ट हम देख लेते हैं। देखिए, अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि फ्रांस के अधीन कौन कौन से क्षेत्र थे, तो आप ध्यान रखिएगा, एक इसमें था चंद्रनगर, और चंद्रनगर जो था ये स्वतंत्रता से पहले 1946 में ही शामिल हो गया। दूसरा इसमें था फ्रांस के अधीन पांडिचेरी, पांडिचेरी बाद में शामिल हुआ है, पुद्दुचेरी इसको वर्तमान में कहते हैं। 1954 की बात है जब ये शामिल हुआ है। तीसरा एक क्षेत्र था कराईकल, कराईकल भी 1954 में ही इसी के साथ शामिल हुआ था। कराईकल, माहे, पांडिचेरी ये सब जानते हैं ना, ये भी 1954 में ही शामिल हुआ था। और माहे, यनम भी 1954 में ही हुए थे। ये सारे एरियाज फ्रांस के थे जो 1954 में शामिल हुए। चंद्रनगर को छोड़ के ये स्वतंत्रता के पहले शामिल हो गया था, 1947 में भारत आजाद हुआ। दूसरा आता है पुर्तगाल का एरिया, और पुर्तगाल का जो एरिया है ये दादरा नागर हवेली, दमन दीव और गोवा, दादरा नागर हवेली, दमन दीव, इसके बारे में एक फैक्ट भी बताना है। दादरा नागर हवेली और दमन दीव, इन दोनों को 26 जनवरी 2020 को एक में मिला दिया गया। ठीक है, अब ये एक केंद्र शासित प्रदेश बन गए। अभी आपको बताना है कि भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, है ना, ये आपको तैयार करना है, बेसिक प्रश्न है। और कितने राज्य हैं, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपको एक झटके में क्या ये याद है? बिल्कुल याद होना चाहिए, है ना। जम्मू कश्मीर पहले एक स्टेट था, वो निकला, उसके बाद में वो उसको 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। यहाँ पर जो है दादरा नागर हवेली और दमन दीव को मिला दिया गया एक में, है ना। तो अब यहाँ पे प्रश्न ये बनता है कि दादरा नागर हवेली और इनको जब मिला दिया गया तो कितने स्टेट और कितने केंद्र शासित राज्य हो गए? ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार ये पूछ लिया जाता है तो लोगों को अभी ध्यान नहीं आता है। और तीसरा इसमें था गोवा, इनके पास तीसरा जो था वो था गोवा, गोवा। तो दादरा नागर हवेली और दमन दीव और गोवा, ये 3 थे पुर्तगाल के पास। इसमें दादरा नागर हवेली आ गया था 1954 में, और जो दमन दीव है और जो गोवा है ये दोनों आए थे 1961 में भारत के पास। ठीक है ना, बाकी इतिहास में हमने इसको पढ़ा ही है। अब भारत में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं ये आपको बताना है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भारत में इस समय कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो आप क्या बताएंगे? बताइए, भारत में राज्यों की संख्या कितनी है, केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको जानना चाहिए। तो भारत में राज्य तो हो गए 28, और लेकिन केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो ये भी हो गए 8। ठीक है ना, तो ये हो गए 8। इसमें कोई समस्या है? 9 हुआ करते थे भाई। जम्मू कश्मीर और लद्दाख जब बना तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख बनने के बाद में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जोड़ के ये 9 हो गया। लेकिन जब 26 जनवरी 2020 को दादरा नागर हवेली और दमन दीव को एक में मिला दिया गया, डेट में देख रहा था, क्या मैं सही बता रहा हूं? तो ये बिल्कुल सही है। जब एक में मिला दिया गया तो भारत में जो राज्य हो गए वो कितने हो गए? तो भारत में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ये इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा रटा, और इनका नाम भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है ना, हाँ वो डेट सही है। तो 28 राज्य हैं, और केंद्र शासित प्रदेशों की बात करेंगे तो वो 8 केंद्र शासित प्रदेश अब हो जाएंगे, क्योंकि दादरा नागर हवेली और दमन दीव को मिला के एक कर दिया गया है। तो ये हमारा पूरा एक
आप कह सकते हैं कि हमने पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया। कभी कभी इसी चैप्टर के अंतर्गत 2-3 चीज़ें आपसे और पूछ ली जाती हैं। जैसे आपसे पूछ लिया जाता है कि पूर्वी और पश्चिमी जो छोर है, हिस्सा है भारत का, ये वाला हिस्सा आपसे पूछा जाता है कि इसमें कितना, ये जो विस्तार यहाँ पर दिया हुआ है, कितने घंटे का अंतर है। कभी कभी ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है, कितने घंटे का अंतर है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो लगभग 30 डिग्री की बात यहाँ हो रही है कि 30 डिग्री का यहाँ पर विस्तार पाया जाता है। और 30 डिग्री का विस्तार जो पाया जा रहा है ये वाला, तो 15 डिग्री में 1 घंटे होते हैं, तो 30 डिग्री में कितने हो जाएंगे? डेट सही है ना जो मैंने बताया था, 26 जनवरी 2020 वाली। वही मैंने कहा कि एक बार 21-20 में कंफ्यूज है, लॉकडाउन के दौरान बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। ये आपसे पूछ लिया जाता है यहाँ से यहाँ तक कितने घंटे का अंतर, एक प्रश्न ये पूछा जाता है। तो लगभग 30 डिग्री का ये विस्तार पाया जाता है, इस कारण से इसमें जो अंतर होगा 2 घंटे का हो जाएगा। ठीक है। एक प्रश्न पूछा जाता है कि हमारा जो जैसे तटीय क्षेत्र की बात हमने कर ली, तो प्रादेशिक जल सीमा कितनी है? तो 12 समुद्री मील ये होती है। इसको थोड़ा सा याद कर लीजिए, प्रादेशिक जल सीमा तो 12 ये समुद्री मील होती है, यानी कि 12 समुद्री मील तक हम जिस तट पे हैं वहां से जाएंगे तो ये उस प्रदेश की जल सीमा हो जाएगी, 12 समुद्री मील तक। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि संलग्न क्षेत्र मंडल, कभी कभी पूछा जाता है संलग्न क्षेत्र मंडल, तो ये 24 समुद्री मील हो जाता है। संलग्न क्षेत्र मंडल अगर आपसे पूछा जाएगा, संलग्न क्षेत्र मंडल, तो संलग्न क्षेत्र मंडल जो हो जाएगा वो 24 किलोमीटर तक, सॉरी मील, समुद्री मील तक हो जाएगा। और कभी कभी आपसे पूछा जाता है यही अनन्य क्षेत्र मंडल, अनन्य क्षेत्र मंडल, तो अनन्य क्षेत्र मंडल ये 200 समुद्री मील हो जाता है, 200 समुद्री मील तक। ठीक है, 200 समुद्री मील तक। ठीक है। बाकी भारत 7वें स्थान पर है क्षेत्रफल के आधार पर, दूसरे स्थान पर है आपका जनसंख्या के आधार पर। एक आपसे प्रश्न पूछा जाता है भारत का जो औसत समुद्र तल है इसका मापन कहां से किया जाता है? एक बार पीसीएस में यह प्रश्न पूछा गया है, तो ये चेन्नई से किया जाता है। कहां से किया जाता है? चेन्नई से किया जाता है। तो इस चैप्टर को हमने समाप्त किया। अब कल का जो टॉपिक होगा वो भारत के अगले चैप्टर पर हम बढ़ेंगे और भारत के फिजियोग्राफी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, और बाकी जो डेटा वाले पोर्शन है उनको हम अपडेट करके एग्ज़ाम से 10-15 दिन पहले आपको देंगे। थैंक यू सो मच।